तो आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड डील हुई है और इसे मतलब देश का अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट कहा जा रहा है। बिल्कुल। अब सच कहूं तो ये ट्रेड डील्स तो होती रहती हैं, लेकिन इस वाली में ऐसा क्या खास है कि इसे ऐतिहासिक या गेम चेंजर जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है? ये डील सच में एक गेम चेंजर है। आप सोचिए, एक तरफ भारत के 1.5 अरब लोग और दूसरी तरफ पूरा यूरोप। हाँ, यूरोप की पूरी आबादी, कुल मिला के 2 अरब लोगों का एक सिंगल मार्केट बन रहा है। 2 अरब लोग। और ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की बात नहीं है, इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत गहरी है। अच्छा। हम एक ऐसे व्यापारिक ब्लॉक की बात कर रहे हैं जो अमेरिका से भी बड़ा है और जिसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाले हैं। और 2 अरब लोगों का सिंगल मार्केट, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि इस भारी भरकम डील का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, इस भारत यूरोप की दोस्ती से अमेरिका क्यों परेशान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल है। इस डील की जो टाइमिंग है और इसके पीछे की वजह, वो उतनी ही दिलचस्प है जितना कि खुद ये समझौता। ठीक है, तो सबसे पहले साइज की ही बात करते हैं। जब हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं तो लोगों के दिमाग में बस कुछ देश आते हैं, लेकिन ये असल में कितना बड़ा है ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक देश नहीं है, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे 27 विकसित देशों का एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक समूह है। 27 देश? हाँ, और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये समूह अमेरिका से भी बड़ा भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है। अच्छा, इस समझौते पर सहमति बन चुकी है और उम्मीद है कि यूरोपियन संसद से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद 2026 तक ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। और इसका मकसद? सीधा साधा मकसद है दोनों तरफ से आने जाने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को लगभग खत्म कर देना। ओके, टैरिफ खत्म करना। तो इससे भारत को क्या मिलने वाला है? मतलब हमारे लिए इसमें सबसे बड़ी जीत क्या है? मैंने सुना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग में तो जैसे लॉटरी लग गई है। लॉटरी से भी बढ़कर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अब तक भारत से यूरोप जाने वाले हमारे कपड़ों पर, चाहे वो टी शर्ट हो या बेडशीट, 12% का भारी टैरिफ लगता था। 12%? जी, जबकि बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों को ये छूट मिली हुई थी। इस डील के बाद ये 12% का टैक्स सीधा 0 हो जाएगा। मतलब हमारे कपड़े यूरोप में 12% सस्ते हो जाएंगे रातों रात। बिल्कुल। इसका असर सोचिए, तमिलनाडु के तिरुपुर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल क्लस्टर्स तक ऑर्डर्स की बाढ़ आ सकती है। आसान है। देखिए, कब्जा करना शायद थोड़ा सख्त शब्द हो, लेकिन हकीकत यही है कि हम बांग्लादेश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बनकर उभरेंगे। अच्छा। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो कपड़े ही है। हाँ, उनकी पूरी इकोनॉमी उस पर टिकी है। बिल्कुल। हमारी क्वालिटी पहले से ही बेहतर मानी जाती है। अब जब कीमत का फायदा भी हमें मिलेगा तो यूरोपियन ब्रांड्स भारत को तरजीह देंगे। तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर तो सीधा असर पड़ेगा। हाँ, नकारात्मक असर पड़ सकता है और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकता है। ये एक जटिल शतरंज की बिसात है। मतलब एक व्यापारिक फैसले के कितने सारे जियोपॉलिटिकल रिपल्स हैं। अच्छा, कपड़ों के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें फायदा होगा? एक और बड़ा सेक्टर है ऑप्टिकल और मेडिकल उपकरण का। मेडिकल उपकरण? हाँ, सोचिए, इन पर अभी 27% तक का टैरिफ लगता था। अब 90% से ज्यादा भारतीय उत्पादों के लिए ये 0 हो जाएगा। भारत में बने हाई क्वालिटी सर्जिकल उपकरण और मेडिकल डिवाइसेस अब यूरोपीय अस्पतालों में आसानी से पहुंच सकेंगे। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। अगर हमारे लिए दरवाजे खोल रहे हैं तो जाहिर है हमने भी अपने दरवाजे खोले होंगे। बिल्कुल। इसका मतलब अब यूरोप का सामान भारत में आएगा? कि अब हमें सुपरमार्केट में बेल्जियम चॉकलेट और इटालियन पास्ता सस्ते दामों पे मिलेंगे? हाँ, और ये इस डील का वो हिस्सा है जिसका असर आम लोगों को सबसे ज्यादा महसूस होगा। कई यूरोपीय उत्पादों पर लगने वाले टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि हाई एंड मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण, जिन पर अभी 44% तक टैरिफ लगता था। 44%? हाँ, वो अब लगभग 0 पर आ जाएगा। 44% से 0? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारतीय कंपनियां यही मशीनें बनाती थीं, वे तो बाजार से बाहर हो जाएंगी? यहाँ थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ये किसी भी मशीनरी की बात नहीं है। इसमें खास तौर पर हाई प्रिसिजन जर्मन इंजीनियरिंग टूल्स, अच्छा,
और फ्रेंच एनर्जी सेक्टर के उपकरण शामिल हैं जो भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सीधे तौर पर गति दे सकते हैं। हाँ। अब भारतीय फैक्ट्रियों को वर्ल्ड क्लास मशीनें सस्ती मिलेंगी, जिससे उनकी अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये एक तरह से भारतीय इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन में मदद करेगा। लेकिन हाँ, जो भारतीय कंपनियां सीधे तौर पर इन्हीं मशीनों के लोकल वर्जन बनाती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और खाने पीने की चीजों का क्या? वाइन का जिक्र बहुत हो रहा है। वाइन की कहानी तो कमाल की है। अभी यूरोपियन वाइन पर भारत में 150% का टैक्स लगता है। 150%? मतलब वाइन की कीमत से ज्यादा तो उस पे टैक्स था। बिल्कुल। और अब ये घटकर 20-30% रह जाएगा। अरे वाह! इसका मतलब जो फ्रेंच या इटालियन वाइन की बोतल भारत में 10,000 की मिलती थी, वो शायद 3-4 हजार में मिलने लगे। इसी तरह बियर, स्विस चॉकलेट, इटालियन ऑलिव ऑयल, पास्ता, फलों के जूस, बिस्किट्स, इन सब पर भविष्य में टैरिफ 0 हो जाएगा। जीरो। यानी जो दाम यूरोप में, लगभग वही दाम भारत में होगा, बस शिपिंग कॉस्ट जोड़कर। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर यूरोप की बनी बनाई चॉकलेट और पास्ता भारत में उसी दाम पर मिलेंगे, तो भारत की छोटी और मंझोली कंपनियों का क्या होगा जो यही सब बना रही हैं? क्या हम अपनी बाजार में अपनी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं उठा रहे? ये इस समझौते का सबसे बड़ा खतरा है और सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा भी। अच्छा। खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर में भारतीय कंपनियों को अब सिर्फ कीमत पर नहीं, बल्कि क्वालिटी, ब्रांडिंग और इनोवेशन पर यूरोपियन दिग्गजों से मुकाबला करना होगा। वो भी अपने ही घर में। हाँ, अपने ही घर में। ये ग्राहकों के लिए तो बहुत अच्छा है, उन्हें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए? उनके लिए ये करो या मरो वाली स्थिति हो सकती है। सरकार को शायद इसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव नीतियां लानी पड़े ताकि वे इस शॉक को झेल सकें। तो ये डील एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। अब आते हैं उस पहलू पर जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है, जियोपॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें हैं कि इस डील के पीछे अमेरिका का हाथ है, मतलब अमेरिका की वजह से ये डील हुई है। ये कैसे? ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसे समझने के लिए हमें अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के एक हालिया बयान को देखना होगा। क्या कहा उन्होंने? वो लगभग नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने यूरोप को बचाने के लिए, मतलब रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% का टैरिफ लगाया। और अब वही यूरोप भारत के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। उनके शब्दों में, यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। वाह! मतलब अमेरिका को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने भारत पर दबाव बनाया यूरोप की खातिर, और यूरोप ने ही भारत से हाथ मिला लिया। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावना ने इसमें क्या भूमिका निभाई? बहुत बड़ी भूमिका। ये डील कई सालों से अटकी हुई थी, लेकिन पिछले 6-8 महीनों में इसमें जो तेजी आई है, वो सीधे सीधे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ लगाने की धमकियों का नतीजा है। यूरोप को ये एहसास हो गया है कि वे पूरी तरह अमेरिकी नीतियों पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या अगर ट्रंप वापस आते हैं? हाँ, और यूरोपियन सामान पर भारी टैरिफ लगा देते हैं, तो उन्हें वैकल्पिक बाजारों की जरूरत पड़ेगी। भारत उस विकल्प का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार है। तो ये एक तरह से यूरोप का अमेरिका को जवाब है कि अगर तुम हमें आंखें दिखाओगे तो हमारे पास भी दूसरे दोस्त हैं। नहीं आएंगे, और हम आपकी दादागिरी नहीं सहेंगे। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस पूरे खेल में भारत की अपनी क्या रणनीति है? कुछ एक्सपर्ट्स इसे मिडिल पावर स्ट्रैटेजी या विश्व बंधु कह रहे हैं। हाँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ये एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट नहीं है? ये आज के दौर की विदेश नीति का सबसे बड़ा सवाल है। विश्व बंधु का मतलब है कि भारत किसी गुट का हिस्सा बनने के बजाय सबके साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय हितों को साधने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अच्छा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना और हमारे सामान के लिए बड़े से बड़ा बाजार ढूंढना। अगर ये यूरोप के साथ डील करके होता है तो हम वो करेंगे, अगर अमेरिका से संबंध मजबूत करने से होता है तो वो भी करेंगे, और अगर रूस से सस्ता तेल खरीदने से होता है तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साहसी रणनीति है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि यूरोप भी इस रिश्ते को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहता। नहीं, यूरोपियन नेताओं के जेस्चर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत खास बात है।
यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, जो खुद भारतीय मूल के हैं, हाँ, वो सार्वजनिक मंचों पर अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड दिखाते हैं। अच्छा। उनका और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन्डर लेयन का भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आना, ये सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के मौके नहीं होते। ये गहरे भू राजनीतिक संदेश हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यूरोप भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है, जो एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये भारत यूरोपियन यूनियन समझौता सिर्फ सस्ता सामान और ज्यादा निर्यात के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। एक तरफ ये हमारे कपड़ा उद्योग और फार्मा सेक्टर के लिए वरदान है, तो दूसरी तरफ ये हमारी छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। ग्राहकों के लिए ये फायदे का सौदा है, लेकिन सबसे बढ़कर ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का एक जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ दुनिया के बड़े बड़े ब्लॉक साझेदारी करने को उत्सुक है। और ये समझौता भारत की उस आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन साधने की कोशिश को भी दिखाता है। हम अपने पैर पर खड़े होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया से कटकर नहीं, बल्कि दुनिया के साथ जुड़कर। एकदम सही। ये आत्मनिर्भर भारत और विश्व बंधु की नीतियों का एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके खत्म होती है। ये भारत यूरोप समझौता तो एक मील का पत्थर है ही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, UAE और ब्रिटेन के साथ भी इसी तरह की व्यापारिक साझेदारियां की हैं या करने की प्रक्रिया में हैं। हाँ। ये ट्रेंड क्या बताता है? क्या भारत धीरे धीरे उन पुराने वैश्विक व्यापारिक नियमों से बाहर निकल रहा है, जो दशकों से चले आ रहे थे, और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ नए रिश्ते बना रहा है? सही बात है। भविष्य में इसके और क्या मायने हो सकते हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।